हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपके एजुकेटर सीए नयन गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस के बहुत काम में आएगा एंड दैट इज योर बुक वैल्यू पर शेयर एंड द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये पीबी रेशियो जो हम P बाय B रेशियो बोलते हैं, जिसे P बाय B रेशियो के नाम से आपको दिख जाएगा एंड योर बुक वैल्यू पर शेयर। ये जब भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे किसी भी वेबसाइट पे जाके तो ये दो टर्म्स आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। अब इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है, हमें इससे क्या एनालाइज करना है और जब हम पीयर रिव्यू करते हैं कंपनीज का तो हमें उससे क्या समझना चाहिए, वेदर इट इज लो वेदर इट इज हाई, वो आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली दिस बुक वैल्यू रेशियो। अब ये बुक वैल्यू, सबसे पहले हम समझते हैं कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती है। योर बुक वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की प्राइस की बुक वैल्यू निकालनी है। अब बुक वैल्यू का मतलब होता है उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू। जब आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, अकाउंटिंग फिगर्स देखेंगे, अकाउंटिंग वैल्यू देखेंगे, उसका अगर हम पर शेयर वैल्यू निकालें तब आएगा हमारा बुक वैल्यू पर शेयर। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एंड दैट इज योर टोटल एसेट्स माइनस द लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब ये इतना सब कुछ क्या हो गया, धीरे धीरे समझते हैं। टोटल एसेट्स हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसे। अभी के लिए इस फॉर्मूले को साइड से रखते हैं। मान लीजिए आपके पास है एक कंपनी और ये है उसकी बैलेंस शीट। यहां एसेट साइड, मान लीजिए इस कंपनी के एसेट्स हैं फॉर एग्जांपल 100 करोड़ के। कंपनी के एसेट्स हैं 100 करोड़ के एंड ऑन द लायबिलिटी साइड, on the liability side you can see equity है 150 करोड़ की एंड योर लाइबिलिटीज या आउटसाइड लाइबिलिटीज है 50 करोड़ की। तो टोटल आ जाएगा आपका यहां भी, दिस इज 200 करोड़। तो यहां आपका आ गया 200 करोड़ एंड 200 करोड़, योर बैलेंस शीट इज टैलिंग। सो ये है आपकी कंपनी की बैलेंस शीट। आपके एसेट्स हैं 200 करोड़ के और आपकी लायबिलिटी साइड में इक्विटी इज स्टैंडिंग ऑन 150 करोड़ एंड योर आउटसाइड लायबिलिटीज आर 50 करोड़। अब हम यही फिगर्स को जरा अपने फॉर्मूले में पुट इन कर देते हैं। योर बुक वैल्यू पर शेयर फॉर्मूला सेज यू हैव टू टेक टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स हमारे हुए थे, टोटल एसेट्स हैं 200 करोड़ के माइनस लायबिलिटीज 50 करोड़ की डिवाइडेड बाय, मान लीजिए कि ये इक्विटी का शेयर है जो 150 करोड़ का, इसमें एक्चुअली 15 करोड़ शेयर्स हैं, 15 करोड़ शेयर्स। सो वी कैन टेक दिस एज 15 करोड़ के शेयर्स हैं इस कंपनी में। तो हम 200 करोड़ के टोटल एसेट्स एंड 50 करोड़ की लायबिलिटीज को डिवाइड करेंगे 15 करोड़ के शेयर से एंड दैट वुड कम 150 करोड़ बाय 15 करोड़ एंड दैट वुड बी ₹10 पर शेयर। तो ये 10 रुपए, ये 10 रुपीज पर शेयर आ गई आपकी बुक वैल्यू पर शेयर। अब इस बुक वैल्यू से हम समझें क्या? इस बुक वैल्यू से हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और आगे चल के अगर ये कंपनी लिक्विडेट होती है या ये कंपनी डूबती है एंड इट विल हैव टू पे यू, कि आपको कितना मिलेगा पैसा, तो ये आपको पर शेयर के हिसाब से 10 रुपए ये कंपनी पे कर पाएगी। ये आपको ये दिखाती है कि अगर ये कंपनी बिकती है तो उसके एसेट्स में से जब वो अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसके पास बचेगा ये 10 रुपीज पर शेयर और सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसके पास बचेगा ये 150 करोड़ का रुपए, क्योंकि उसके एसेट्स हैं 200 करोड़ के और अगर हम इन एसेट्स को बेच के 200 करोड़ ले आते हैं तो हमें 50 करोड़ की आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। तो एज एन इक्विटी शेयर होल्डर मेरे लिए बचेगा 150 करोड़। तो ये मतलब हो जाता है हमारा बुक वैल्यू पर शेयर का, और उसे हम कहते हैं इसकी अकाउंटिंग वैल्यू या फिर इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू। अब इसे हिस्टोरिकल वैल्यू क्यों कहा जाता है?
क्योंकि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए हम सब चीजें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कुछ फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो उसके सारे एसेट्स उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। तो जो भी हम बैलेंस शीट में देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं, वो उसकी हो जाती है अकाउंटिंग वैल्यू या हिस्टोरिकल वैल्यू। और ये ही बुक वैल्यू पर शेयर को हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। देखिए क्या होता है, एक होती है कंपनी की मार्केट वैल्यू और एक होती है कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये मार्केट वैल्यू क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए आज लेट से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है, इतने पे ट्रेड एक्चुअली कर नहीं रहा है, फॉर सिंप्लिसिटी हम मान लेते हैं कि वो 150 रुपीज पर शेयर पे वो ट्रेड कर रहा है। तो हम ये मानेंगे कि ये इसकी मार्केट प्राइस हो गई, और ये जो मार्केट प्राइस है रिलायंस की, इससे हम निकाल सकते हैं कि एक्चुअली रिलायंस की क्या मार्केट में वैल्यू है। मान लीजिए रिलायंस के पास है 10 करोड़ के शेयर्स, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो हम टर्म यूज करते हैं मार्केट कैप, ये जो हम टर्म देखते हैं कभी कभी, मार्केट कैप कितना हुआ, तो ये उसका फुल फॉर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, हम जो करंट मार्केट प्राइस है, ये है मार्केट प्राइस ऑफ रिलायंस। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस है, इसे हम अगर मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से, तो हमें 1500 करोड़ का मार्केट कैप दिखेगा रिलायंस का। 1500 करोड़ का दिख जाएगा रिलायंस का हमारा मार्केट कैप, एंड दैट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये जो प्राइस है, ये होती है फ्यूचर की प्राइस, कि एक्चुअली मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स हैं, कि कंपनी को मार्केट कितने में वैल्यू करने के लिए तैयार है। बुक वैल्यू, मान लीजिए रिलायंस की बुक वैल्यू है सिर्फ 1000 करोड़ की, बट मार्केट वैल्यू है उसकी 1500 करोड़ की। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसा तो कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे कंपनी में जो कि मार्केट देख रहा है, इसीलिए उसका मार्केट कैप है मोर देन द बुक वैल्यू। तो इसीलिए हमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन पता होना जरूरी है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है ऑन द करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस क्या चल रहे हैं, उनका ट्रेंड क्या चल रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द मार्केट कैप। बट हमारा जो बुक वैल्यू निकलता है, बुक वैल्यू इज ऑलवेज हिस्टोरिकल। बुक वैल्यू इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, कि अगर कंपनी बिक जाए तो एटलीस्ट हमें इतना पैसा तो मिलेगा। और हम श्योर क्यों हैं कि इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि इतना पैसा कंपनी अपनी बैलेंस शीट में तो शो करके चल रही है, इसलिए हम श्योर होते हैं कि इतना पैसा तो हमें मिलेगा अगर कंपनी डूबती है तो इसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। अब एक इंपॉर्टेंट रेशियो पे चलते हैं। हमने अभी समझ लिया कि भैया बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती है, तो अब बुक वैल्यू से रिलेटेड एक रेशियो होता है, वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू, ओके, बुक वैल्यू ही हम पढ़ चुके कि बुक वैल्यू होती है रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू मतलब कि अगर कंपनी बिक जाए तो हमें कितना पैसा मिलेगा, और वो होती है बेस्ड अपनी बैलेंस शीट फिगर्स पे और ना कि मार्केट प्राइसेस पे। मार्केट प्राइसेस पे डिपेंडेंट होता है हमारा मार्केट कैप एंड नॉट द बुक वैल्यू। नेक्स्ट हम आ रहे थे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो हो जाता है मार्केट प्राइस, आप शेयर की मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दीजिए बुक वैल्यू पर शेयर से। मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दीजिए बुक वैल्यू पर शेयर से, या फिर दिस इज इक्विवेलेंट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो हमने मार्केट कैप देखा था, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये हम पर शेयर के टर्म्स में बात कर रहे हैं और ये हम टोटलिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। अगर हम मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दें बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू पर शेयर से, तो हमारा आ जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो हमारा आ जाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल के हिसाब से, ये हमारा एग्जाम्पल था, अगर हम इसके हिसाब से लेके चलें तो हमारा
एसेट्स हमें पता थे, हमारी लाइबिलिटीज हमें पता थी, तो हमारा 10 रुपये पर शेयर का निकला था बुक वैल्यू पर शेयर। अगर हम ये मान के चले फॉर एग्जाम्पल कि हमारा इस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर निकल रहा था 15 रुपए का, 15 रुपीज का मार्केट प्राइस पर शेयर था। तो हम अगर इसका P बाय B रेशियो निकालने का कोशिश करें तो क्या निकलेगा, इसका प्राइस अपॉन बुक वैल्यू रेशियो निकलेगा। प्राइस इसका क्या हुआ, मार्केट प्राइस 15 रुपए और इसका बुक वैल्यू पर शेयर निकला था 10 रुपए, तो 1.5 टाइम्स का रेशियो निकलेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.5 टाइम्स। इसका मतलब ये होता है कि जब अगर मार्केट में देखा जाए तो बुक वैल्यू तो है इसकी 1 रुपए, बट मार्केट में लोग इसको इस 1 रुपए की जगह 1.5 रुपए देने को तैयार हैं इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ये स्टॉक ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो ये 1.5 टाइम्स का मतलब ये होता है कि अगर पर शेयर बुक वैल्यू के हिसाब से 1 रुपए का है तो ये मार्केट में 1.5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट, जब हमने यहां निकाला था बुक वैल्यू यहां पे हमने निकाला था कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब जब हमने ये किया था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, इसको समझने का एक और तरीका है, हमारा निकला था एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, हमारा निकला था इक्विटी का पोर्शन, हमारा जितना कैपिटल है हमने वो निकाला था। तो हम बुक वैल्यू पर शेयर ये भी ले सकते हैं कि द बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्विवेलेंट टू book value can be equivalent to, we took total assets minus liabilities total assets minus liabilities, तो हम इसको equivalent to equity portion plus reserves भी कर सकते हैं। इसको हम इक्विटी प्लस रिजर्व्स भी कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से बचा वो हो जाता है इक्विटी या कैपिटल पोर्शन, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू योर इक्विटी प्लस रिजर्व्स। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे भी देखेंगे कि अगर जब भी आप कभी बैलेंस शीट देखेंगे तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है। अभी हम आते हैं वापस अपने प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे, जो हमने अपने एग्जाम्पल में निकाल लिया था 1.5 टाइम्स। ये टाइम्स में बात होती है कितना गुना, हम 1 रुपए के बदले कितना परसेंटेज या कितने टाइम्स पैसा देने को तैयार हैं, वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट वेरी करता है, ये 1 से कम भी हो सकता है। जैसे हमने जब एग्जाम्पल लिया था अपना, तो ये 10 रुपए का हमारा बुक वैल्यू निकला था, ये हमारा 10 रुपए का बुक वैल्यू निकला था। अगर हम इसको यही लेके चले कि ये मार्केट प्राइस 15 ना होके ये थी 9 रुपए, तो हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर वो 9 रुपए होगी तो हमारा P बाय B रेशियो निकलेगा 15/9। सॉरी, हमारा PB रेशियो निकलेगा 9/10, that is market value is 9, 10 is your book value which is 0.9। तो हमारा PB रेशियो या तो 1 से बड़ा हो सकता है, more than 1, और it can be less than 1 also। अब ये फर्क क्यों आता है? ये फर्क इसीलिए आता है कि डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री या आपकी कंपनी में एसेट्स कितने हैं। जनरली क्या होता है कि अगर लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बेस की कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि इंडस्ट्रीज में है या फिर जिसके पास हैवी एसेट्स हैं, हैवी फिक्स्ड एसेट्स हैं,
अब जैसे मशीनरी है, जैसे रिफाइनरी कंपनीज हुई, जैसे और कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हुई जिनके पास मशीनरी सेटअप बहुत बड़ा है, उनकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में काफी फिक्स्ड एसेट्स दिखेंगे। तो जब एसेट्स ज्यादा होंगे तो हमारा जाहिर सी बात है कि बुक वैल्यू भी ज्यादा निकलेगा। हमारा बुक वैल्यू ज्यादा निकलेगा क्योंकि वो हैवी रहेगा, वो प्राइस हैवी निकलेगा। और अगर कोई टेक कंपनी है, अगर कोई टेक्नोलॉजी बेस की कंपनी है, तो उसकी टेक्नोलॉजी बेस की कंपनी में जनरली देयर आर जस्ट सॉफ्टवेयर्स, देयर आर पेटेंट्स और ऐसे भी चीजें होती हैं जो कि इंटेंजिबल एसेट ज्यादा होते हैं ना कि टेंजिबल। उनके पास कोई मशीनरीज नहीं होती, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो ऐसे में इनका बुक वैल्यू जो निकलता है वो काफी कम निकलता है, बुक वैल्यू काफी कम निकलेगा। तो ऐसे में अब इसका पीबी रेशियो पे क्या फर्क पड़ा? अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का देखें तो P by B दैट इज मार्केट प्राइस बाय बुक वैल्यू। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बुक वैल्यू तो ज्यादा हो गई, तो ये जो पीबी रेशियो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी कम निकलेगा क्योंकि यहां पे उनका रिमाइंडर वैल्यू काफी बढ़ गया। तो पीबी रेशियो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए निकलेगा कम, बट पीबी रेशियो टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए काफी ज्यादा निकलेगा, दैट वुड बी ऑन द वेरी हाई साइड। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे भी देखेंगे और इसे एनालाइज कैसे करना है हम वो भी देखेंगे। अब हम चलते हैं सीधा Screener.in पे और यहाँ Screener.in पे खुला हुआ है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो दिस इज एन इंडस्ट्रियल कंपनी, ये इंडस्ट्री है। और अगर हम नीचे आ जाएं तो यहां हमें मिलेगी इसकी बुक वैल्यू, यहां मिल जाएगी हमें इसकी बुक वैल्यू। नेक्स्ट यहां मिल जाएगी हमें इसकी बुक वैल्यू एंड दिस बुक वैल्यू सेज इट इज 1000। दिस बुक वैल्यू सेज इट इज 1000। अब ये 1097 रुपीज आया कहां से? अब हम चलते हैं जरा नीचे और इसकी बैलेंस शीट की ओर जरा देखते हैं। यहां आ जाएंगे हम इसकी बैलेंस शीट पे। हम सिंपली क्या करेंगे, हम अगर इसकी बुक वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम वी कैन ऐड बोथ दीज टर्म्स, दैट इज द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हुआ बुक वैल्यू निकालने का। अगर आप ये 2021 के फिगर्स हैं, ईयर एंडिंग मार्च 2021, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो आपकी निकल आएगी बुक वैल्यू। या फिर आप टोटल एसेट्स, दिस इज योर टोटल एसेट्स वैल्यू, इसमें से आप आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे आपकी बुक वैल्यू अगेन। अब उसे जब आप पर शेयर के टर्म्स में निकालेंगे तो आपका आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर एंड दैट इज व्हाट वी सॉ 1097। 1097 रुपीज इज योर बुक वैल्यू। ये हो गई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात। अब एक टेक्नोलॉजी बेस की कंपनी देख लेते हैं। यहां पे अगेन आई विल टाइप स्क्रीनर and here we'll go for, let's take an example of Infosys. Infosys Limited का book value, Infosys Limited का book value is 166. Infosys का book value is 166 और यहाँ Reliance का हमने देखा था 1097। 1000 रुपए एंड 166 रुपीज, इतना ह्यूज डिफरेंस। और वो इसीलिए क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास उसके फिक्स्ड एसेट्स में, अब इसकी एक बार बैलेंस शीट देख लें अगर इन्फोसिस की, तो उसके पास टोटल एसेट्स हैं आज के डेट में 1 लाख करोड़ के। और वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बैलेंस शीट एंड द एसेट्स, इसके टोटल एसेट्स देखिए जाएं तो आज की डेट में है इसके पास 13 लाख करोड़ के एसेट्स ही हैं इसके पास।
तो देख लीजिए कितना डिफरेंस है, कहाँ 1 लाख करोड़ और कहाँ 13 लाख करोड़। इसीलिए इतना ज्यादा डिफरेंस आता है बुक वैल्यू पे। यहां बुक वैल्यू थी 1000 एंड यहां बुक वैल्यू है 166 की। अब इनका अगर P by B रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इन्फोसिस का देखते हैं। इन्फोसिस का P by B रेशियो कैसे निकलेगा, इसका मार्केट प्राइस हुआ ये, करंट वैल्यू दैट इज 1759 एंड यू विल डिवाइड दिस बाय द बुक वैल्यू दैट इज 166। इसका आ जाएगा P by B अराउंड 10.5 का। तो इन्फोसिस का हमने देखा कि P by B रेशियो इज 10.5। अब देख लेते हैं कि रिलायंस का P by B कितना निकलेगा। रिलायंस का P by B, या हम कलर चेंज कर लेते हैं, एंड रिलायंस का P by B विल कम अराउंड, अगर 2459 को 1097 से डिवाइड किया जाए तो अराउंड 2.4 और 2.2 के आसपास का आपको पीबी देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप कंपेयर करिए P by B रेशियो ऑफ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी दैट इज 10 और एक इंडस्ट्री का कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड की कंपनी दैट इज 2.2। तो देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज है, यहाँ 10 का है, यहाँ 2 का है। अगर हम अब इस बेसिस पे, सिर्फ P by B रेशियो के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते तो हमें ये लगता कि रिलायंस इज अंडर वैल्यूड। सिर्फ शेयर होल्डर्स या जो मार्केट है वो बुक वैल्यू का 2 गुना देने तक के लिए तैयार है, बट यहाँ 10 का पीवाई भी बताता है हमें इन्फोसिस के लिए कि उसकी बुक वैल्यू से 10 गुना ऊपर मार्केट प्राइस देने को तैयार है इन्फोसिस का। तो हमें ये लगता कि इन्फोसिस इज क्वाइट ओवर वैल्यूड और रिलायंस इज नॉट अंडर वैल्यूड बट लेस वैल्यूड देन इन्फोसिस। अब इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यू शुड नॉट ओनली सी P by B रेशियो, वैसे एन आइडियल P by B रेशियो, एन आइडियल P by B रेशियो इज an ideal P by B ratio would be, so the ideal P by B ratio could be around 1 to 3 times। अगर आपका P by B 1 to 3 टाइम्स के अंदर है तो आप ये मान सकते हैं कि दिस इज एन आइडियल P रेशियो, कंपनी इज वर्किंग फाइन। अगर इससे नीचे है तो आप ये मान सकते हैं, अगर लेस देन 1 गया है तो आप ये मान सकते हैं कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड चल रही है। और द कन्वर्स कैन ऑल्सो बी ट्रू। अभी इसका मतलब क्या होता है अंडर वैल्यूड का, इसके बहुत सारे सेंसेस निकल सकते हैं कि अगर ये रेशियो P by B रेशियो लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे सवाल है कि कंपनी फ्यूचर में एक्चुअली ग्रो शायद ना करे, कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ दिक्कत है, इसीलिए मे बी कंपनी फ्यूचर अर्निंग्स ना कर पाए, इसीलिए उसका P by B रेशियो इज लेस देन 1। अब हमने यहां देख लिया था कि हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का P by B रेशियो इज लेस देन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज का। अगर हम ऐसे ही देखेंगे, अगर हम इंडस्ट्री बेसिस पे ना देख के, हमने देखा था कि इन्फोसिस का P by B रेशियो निकला था हमारा 10 का और रिलायंस का हमारा P by B रेशियो निकला था 2 का। तो कोई भी फिर इन्फोसिस में इन्वेस्ट करेगा और रिलायंस में नहीं करेगा, इसीलिए हम सिर्फ अकेले स्टैंड अलोन P by B रेशियो पे नहीं जाते। व्हाट वी हैव टू सी मोर इज, आप P by B रेशियो के साथ देखिए हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखना जरूरी होता है, सिर्फ स्टैंड अलोन बुक वैल्यू पर शेयर और P by B रेशियो से कुछ नहीं होगा। अभी हम ये देख सकते हैं कि अगर हम P by B रेशियो के साथ रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि अगर मान लीजिए P by B रेशियो काफी ऊपर है, काफी बड़ा है, एज इन केस ऑफ इन्फोसिस जो कि 10 टाइम्स था, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है इसका आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बढ़ रहा है तो देन इट इज फाइन। अगर P by B रेशियो इज इन टैंडम विद रिटर्न ऑन इक्विटी देन इट्स फाइन। बट अगर आप देखेंगे कि P by B रेशियो तो काफी बड़ा है बट रिटर्न ऑन इक्विटी इज
डिक्रीजिंग, अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अगर अर्निंग्स नहीं कर रही है कंपनी एंड जस्ट पी बाई बी रेशियो इज इन्फ्लेटेड, अगर बहुत ज्यादा जा रही है मार्केट प्राइस इन कंपैरिजन टू द बुक वैल्यू, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस स्टॉक इज एक्चुअली ओवर वैल्यूड। कंपनी अर्निंग्स कर नहीं रही है, रिटर्न दे नहीं रही है, बट उसका जो मार्केट प्राइस है वो इन्फ्लेट होता जा रहा है ड्यू टू सम अदर रीजंस। तो इसीलिए हमें हमेशा ये चेक करना चाहिए कि पी बाई बी रेशियो क्या टैंडम में है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो के साथ या नहीं। अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं देन इट इज फाइन। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, पी बाई बी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर उसके ऑपोजिट जा रही है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक्चुअली फंडामेंटल गड़बड़ है कंपनी में और प्राइस ओवर वैल्यूड चल रहा है और इन्फ्लेटेड चल रहा है। तो आज हमने देख लिया कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकाला जाता है, मार्केट कैप का क्या मतलब होता है। फिर हमने ये देख लिया कि अगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं तो उसके लिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई कंपनी है तो उसका पी बाई बी रेशियो कैसे निकालेंगे और उससे क्या फर्क पड़ेगा। एंड वी कंपेयर्ड इट विद द टेक्नोलॉजी कंपनीज जिनके पास टैंजिबल एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स इतने ज्यादा वैल्यू के नहीं होते। सो इन टुडेज वीडियो वी हैव सीन द पीबी रेशियो। In further videos, we will see any other ratios जो कि आपको financial analysis के काम में आएंगे। I hope today's video was helpful to you. Thank you so much for watching. Till then, stay safe and keep investing. Goodbye.